हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पे बेस्ड हमने पिछले लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक हम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा है, आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कभी ना कभी आप लोगों ने ये हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, अपने फिंगर टिप पे या पेन के टिप पे एक कॉपी को आप ऐसे रखकर और उसे गोल गोल रोटेट कराते हैं, राइट? करते हैं, आप लोगों ने किया होगा। या कार्डबोर्ड को ऐसे उसके ऊपर रखकर और रोटेट कराया होगा। तो उसी तरीके से ये आप लोगों ने सबने किया है। एक कॉपी लिया, एक पेन के ऊपर या फिंगर टिप के ऊपर ऐसे कॉपी को ऐसे गोल 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 घुमाया हो, राइट? ये आप सब ने किया है, कभी ना कभी किया है, या किसी ने किसी को करते हुए देखा है आपने। तो उसका एक छोटा सा डायग्राम, रफ डायग्राम जो है वो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और वो रिजिड बॉडी कुछ इस तरीके का है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है इस तरीके से, और उसके नीचे ऐसे परपेंडिकुलर एक पेन का टिप जो है वो मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए कि ये क्लियर बच्चों, इस तरीके से पेंसिल या पेन के टिप से इसको हम लोग इस पॉइंट पर सपोर्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं टी पॉइंट। ऑलराइट। अच्छा, ये जब आप लोगों ने जैसे इसको सपोर्ट किया है तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि इसके ऊपर ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है बच्चों तो ये गिर जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी एक रिजिड बॉडी को किसी भी एक टिप के अबाउट सपोर्ट करके और इक्विलिब्रियम में अगर रख पाते हैं, तो जिस पॉइंट पर हमने इस पेंसिल या पेन के टिप को रखा है उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों कहते हैं इसको आप समझिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। वो रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स के कलेक्शन से बना है और हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है। तो हर पार्टिकल के ऊपर कहीं ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जिस वजह से इस रिजिड बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पार्टिकल यहां पर दिखा रहा हूं। एक पार्टिकल, इसका मास अगर m1 है तो इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ m1g ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चों। अगर एक पार्टिकल हमारे पास यहां पर m2 है, इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ m2g फोर्स लगेगा। एक पार्टिकल अगर मेरे पास m3 है, इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ m3g फोर्स लगेगा, राइट? इसी तरीके से अगर एक पार्टिकल यहां पर mn है तो उसके ऊपर नीचे की तरफ mn into g फोर्स लगेगा, राइट? अब इस तरीके से ये जो रिजिड बॉडी हमारा है, ये रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन है और हर पार्टिकल का कुछ मास, हर पार्टिकल पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया है कि let us consider a rigid body having mass। हमने कंसीडर किया है कि रिजिड बॉडी जिसका मास कितना है बच्चों? m1 m2 और ऐसे करते करते mn। इस तरीके से एक रिजिड बॉडी हमारे पास प्रेजेंट है। इस रिजिड बॉडी के ऊपर, सबके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर मुझे इस रिजिड बॉडी को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमने पढ़ा था कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा, नेट फोर्स 0 कब होगा? जब जितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इस रिजिड बॉडी पर ऊपर की तरफ लगे। अब अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है तो उस रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर मैं कोशिश करूंगा कि पेंसिल के टिप को रखकर और उसको इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाया जा सके। लेकिन आप एक बुक के नीचे अलग अलग पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर आप रखेंगे, हर पॉइंट पर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा।
सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जिस पॉइंट पर अगर आप पेंसिल के या पेन के टिप को रखेंगे तब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, राइट। मैं उस पॉइंट को कहता हूं P। इस P पॉइंट पर इस पेंसिल के टिप या पेन के टिप की वजह से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R हम लोग लगा रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, किस चीज के लिए बच्चों, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, राइट। अच्छा, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, R, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है m1g प्लस m2g, और ऐसे ही करते करते आपका mng, राइट। यानी अगर देखिए ये नीचे की तरफ सारे फोर्सेस का सम है और ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऊपर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है अगर वो नीचे की तरफ सारे लगने वाले फोर्सेस के सम के बराबर हो तभी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है। यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है, अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में लिखूं तो R vector is equals to summation of mi into g, जहां I हमारा 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। ये हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया बच्चों, ठीक है। क्या कंडीशन है, mig, I की जगह 1 रखो तो m1g, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर I की जगह 2 रखो तो m2g, फिर समेशन का मतलब प्लस, इस तरीके से करते करते n तक mng आपको मिल जाएगा। अगर जितने भी पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उन सब का वेक्टर सम ऊपर की तरफ लगने वाले इस टिप पेन के टिप की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके बराबर होगा, तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अच्छा, अब जब आप उसको पेंसिल के या पेन के टिप पर रखते हो तो ऐसे गोल गोल भी तो घुमाते हो ना। अगर सिर्फ सीधा ऐसे रेस्ट पर रखोगे तो गिर जाएगा। तो गोल गोल अगर घुमा रहे हैं यानी कि वो रोटेशनल मोशन में भी है, यानी उसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा है। तो जिस तरीके से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उसी तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए उस पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन जो हमारा है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए, जो पहला पार्टिकल है उसका मास m1 है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है m1g, और जिस पॉइंट पर आपने सपोर्ट कर रखा है, मान लीजिए उस पॉइंट को ओरिजिन अगर मान ले तो उस पॉइंट से पहले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए r1 वेक्टर है। तो पहले पार्टिकल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा बच्चों वो कितना होगा, r1 वेक्टर क्रॉस m1g वेक्टर। इतना टॉर्क लग रहा है भाई। टॉर्क क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। पहले पार्टिकल का इस P पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 वेक्टर। कितना फोर्स लग रहा है उस पर, m1g, ठीक है। तो r1 क्रॉस m1g। वैसे ही दूसरा पार्टिकल जो है उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, अगर उसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है और फोर्स लग रहा है m2g, तो r2 वेक्टर क्रॉस m2g वेक्टर। ऐसे ही करते करते जो nth पार्टिकल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, rn वेक्टर क्रॉस mn इंटू g वेक्टर। इतना टॉर्क लगना चाहिए। अब जो टोटल टॉर्क अगर इसको मैं टाउ कहूं तो ये कितना हो जाएगा, टाउ1 वेक्टर प्लस टाउ2 वेक्टर। ऐसे करते करते आप टाउ n वेक्टर। सारे पार्टिकल के ऊपर जितना टॉर्क लग रहा है उन सारे टॉर्क का वेक्टर सम, यही तो टोटल टॉर्क होगा। तो टोटल टॉर्क कितना हो गया बच्चों, टाउ वेक्टर हो गया आपका इक्वल्स टू r1 वेक्टर क्रॉस m1g वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्रॉस m2g वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस
ऐसे करते करते आखिर में Rn वेक्टर क्रॉस Mn G वेक्टर। ये होगा बच्चों टोटल टॉर्क। अब इसे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टोटल टॉर्क को इक्वल टू R समेशन Ri वेक्टर क्रॉस Mi इंटू G वेक्टर। देख सकते हैं बच्चों, जहां I हमारा 1 से लेकर और n तक वेरी करेगा, राइट? क्लियर है? और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर नेट फोर्स 0 के बराबर था, इसीलिए ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर है। उसी तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, यानी Ri क्रॉस Mi G वेक्टर जो है 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए जो G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम समेशन से बाहर ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा G वेक्टर समेशन I is equals to 1 to n Ri into m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा आई, जहां अलग अलग के लिए अलग अलग एंगल है। ठीक है, अच्छा अब ये चूंकि 0 के बराबर होना चाहिए, देखिए ये तो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी हमारा 0 नहीं होगा क्योंकि वो रोटेट कर रहा है इस प्लेन में, राइट? पोजीशन वेक्टर इस तरीके से है। तो भाई हमारा बचता क्या है? हमारा बचता है कि यहां से कंडीशन आता है कि Ri इंटू एम, Ri वेक्टर इंटू एम का जो समेशन है वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 0 नहीं होगा और हर कंडीशन में ये भी 0 नहीं होगा। तो बचता क्या है? Ri और m का जो प्रोडक्ट है इसका समेशन ही 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर इसको आप देखें तो यही तो आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होता है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है? R1 इंटू m1 प्लस R2 इंटू m2 प्लस R3 इंटू m3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, या टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पोजीशन हमें मिल रहा है टॉर्क के कंडीशन में, ये जो पोजीशन हमारा आया है ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास है। यानी कि आपने जिस पॉइंट पर इस पेंसिल के टिप को या पेन के टिप को रखा है ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास है। तो इन दिस केस सेकंड कंडीशन से आप कह सकते हैं फ्रॉम कंडीशन 2 we can say that center of gravity, कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग C डॉट G सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर एट सेम पॉइंट। कहां पर है बच्चों? ये सेम पॉइंट पर। कैसे कह सकते हैं कि ये सेम पॉइंट पर है? देखिए एक्चुअली में ये जो पोजीशन हमारा है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन, हमने कहा है कि जब हम इस कार्डबोर्ड को रोटेटिंग कार्डबोर्ड पे रोटेटिंग बुक को जिस पॉइंट पर बैलेंस करेंगे वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन इक्वेशन हम देखते आए तो हमें दिख रहा है कि यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है वो हमारा आया Ri इंटू Mi इज इक्वल्स टू 0, और ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है और सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। दैट मींस एक तरीके से एक कंडीशन आप समझिए कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लेकिन सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम पॉइंट पर, लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं है। ये इसीलिए हमारा ट्रू हो पाया है क्योंकि G यहां पर कांस्टेंट था, हमने इसको समेशन के बाहर ले लिया। अगर G हमारा कांस्टेंट नहीं होता तो इसको समेशन के बाहर नहीं ले सकते थे। उस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, coincides only for small objects
एज इन स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए g रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। छोटे ऑब्जेक्ट के लिए g जो है वो, भाई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो वो बहुत ज्यादा हाइट में वेरी नहीं करेगा ना, तो कम हाइट के लिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जहां g वेरी करेगा, इफ स्मॉल g वेरीज देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी will be at different position, will be at different position। देखिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट हुआ तो वो लकीली सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है। क्लियर है ये बात? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिए हैं। तो हम लोग आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा और कोई दूसरे बुक से भी अगर पढ़ना चाहे आप तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिएगा। और एक चीज दिमाग में बिल्कुल फिट रखिए कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होते हैं एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। बस अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका वेरी नहीं करता है, इसीलिए दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। पिछले क्लास में हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स किया था उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड पढ़ाई जरूर करिएगा, ठीक है? बाय।